शिक्षक बहाली नियमावली 2022 आज आप लोगों के सामने आ गई है। काफी सारे कैंडिडेट जो कि एक्टिव कैंडिडेट हैं शिक्षक बहाली को लेकर के, उन लोगों ने देख भी लिया होगा इस नियमावली को। नियमावली में सबका ध्यान, ज्यादातर कैंडिडेट का जो प्राइमरी फोकस रहता है वो तो बहाली का आधार कैसे है, किस हिसाब से बहाली हो रही है, किस मार्क्स को कितनी प्रेफरेंस मिल रही है, कितना वेटेज मिल रहा है, उस पर होगा। लेकिन पूरी नियमावली को अगर आप चेक करें तो ये 15 पेज का डॉक्यूमेंट है जो कि वायरल हुआ है, और इसमें और भी कई तरह की चीजें लिखी हुई हैं जो किसी भी आम कैंडिडेट को जानना चाहिए। बाकी चीजें जो लिखी हुई हैं वो पोर्टल के बारे में है, कितनी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में है, किस तरह से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसके बारे में है, और कितना आपको बोनस का नंबर मिलेगा और किसे मिलेगा, ये तमाम चीजें हैं। तो बहाली का आधार जो 40 आपको पता लग गया, इसके अलावा भी कई सारी और चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए। और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नियमावली के अंदर जो भी काम की चीज है जो किसी भी आम कैंडिडेट को जानना ही चाहिए, उन तमाम चीजों को मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अब चलते हैं इस पूरे डॉक्यूमेंट की तरफ, और जहां जहां काम की चीज होगी वहां वहां पर रुकेंगे और ऊपर से लेकर के टॉप से लेकर के बॉटम तक हम लोग इसको स्क्रॉल करेंगे। तो ये अभी आपके सामने इस नियमावली का पहला पेज है जहां पर कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं अलग अलग टर्म्स के, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मध्य विद्यालय का क्या परिभाषा है, नगर निकाय का क्या परिभाषा है, और इस यहाँ पर नियमावली में इन वर्ड्स का क्या काम है वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरे पेज पर आइए तो दूसरे पेज पर भी इसी तरह की एक्सप्लेनेशन है जो ज्यादा कुछ काम, जहाँ कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये काम का है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है, वहां पर मैं रुक करके आपको बता दूंगा। यहाँ पर कई तरह के कैटेगरी जो होते हैं, नगर शिक्षक, पंचायत शिक्षक, उसके बारे में डिटेल दे रखा है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दे रखा है, आपके स्क्रीन पर अभी देखिए। नगर प्रारंभिक शिक्षक के मूल कोटि संवर्ग 1 से 5 2 कोटि होता है, एक मूल कोटि एक स्नातक कोटि। 1 to 5 मूल कोटि है और 6 to 8 स्नातक कोटि है। और जो मूल कोटि है, इस पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 to 5 में टीचर बनने के लिए वो इस तरह से है, ये 50% अंक के साथ उच्चतर माध्यमिक होना चाहिए, मतलब +2 होना चाहिए। और उसके बाद लिखा हुआ है प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा, 2 साल का डिप्लोमा जो DLED का कोर्स होता है उसके बारे में। और भी कई तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखी हुई है, लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट जो इसमें अप्लाई करेंगे वो DLED वाले ही होंगे। BEd वाले भी एलिजिबल हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। आगे भी वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातें हैं। NCT के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी भी इस वीडियो में मेन फोकस ये है कि ये एक्सप्लेन किया जाए कि पोर्टल कैसे काम करेगा, कैसे आपका एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो जब वो वाला पॉइंट आएगा आपके सामने तो रुक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरीके से। देखिए, जो 6 to 8 वाला जो संवर्ग है वहां पर भी 3 कैटेगरी इन लोगों ने बना रखा है, गणित विज्ञान शिक्षक, सामाजिक विज्ञान शिक्षक और भाषा शिक्षक। इसके बारे में भी लोग जानते ही होंगे, जो कैंडिडेट जो छठे फेज में पार्टिसिपेट किए वो तो जरूर जानते होंगे। 6 to 8 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपके स्क्रीन पर अभी दिख रही है। यहां से आगे चलते हैं। ये देखिए, नियुक्ति की प्रक्रिया, ये वो जगह है जिसका आप लोग भी इंतजार कर रहे थे और मैं भी इसकी, क्योंकि यहीं पर लिखा हुआ है कि बहाली के लिए किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल काम करेगा और क्या होगी पूरी प्रक्रिया। आपके स्क्रीन पर देखिए, अभी नियुक्ति की प्रक्रिया में पहला पॉइंट लिखा हुआ है, जिला शिक्षा प्राधिकारी के द्वारा समेकित रोस्टर अनुमोदन उपरांत नियोजन इकाईवार, संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार रिक्ति की सूचना निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को भेजी जाएगी। इसमें कुछ भी काम का नहीं है। तीसरे पॉइंट पर सीधे चलिए, दूसरा पॉइंट भी काम का नहीं है। विभाग द्वारा शिक्षकों के चयन हेतु निर्मित पोर्टल, वेब पोर्टल पर अभ्यर्थियों से विहित प्रपत्र में केंद्रीकृत रूप से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाएगा। ये पॉइंट आप समझ गए, ये अभी तक मीडिया की खबरों में था, अब ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अंदर है। तीसरा पॉइंट आप देख रहे हैं, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए सभी कॉलम को अनिवार्य रूप से भरना होगा तथा अपने आवेदन पत्र के साथ सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र, अंकित पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये बात आप समझ गए। तो ये जो ऑटो फिल वाला जो मैं बात करता था कई बार कि इन लोगों को चाहिए कि ऑटो फिल करवा दें, अब प्राइमरी में तो ऑटो फिल हो नहीं सकता, सेकेंडरी में ये चीज पॉसिबल है क्योंकि STET का एग्जामिनेशन अभी हाल में हुआ है। सभी फील्ड तो ऑटो फिल नहीं हो सकते हैं,
लेकिन कई सारे फील्ड जब सेकेंडरी टीचर रिक्रूटमेंट के लिए जब पोर्टल काम करेगा तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ऑटोफिल हो सकता है। ऑटोफिल होने से ये होगा कि जो कैंडिडेट ने एसटीईटी का फॉर्म भरने वक्त जो डिटेल दिया था वही डिटेल ऑटोमेटिक वहां पर आ जाएगी और उसको एडिट नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सेकेंडरी में कंपटीशन ज्यादा, मतलब धोखा ज्यादा लोग सर्टिफिकेट बना के आएंगे। लेकिन यहां पर ये चीज लिखा हुआ है कि आपको भरना पड़ेगा शुरू से, क्योंकि सीटेट वाले ज्यादातर कैंडिडेट होंगे और सीटेट का तो डेटा इनके पास है नहीं कि सीटेट का फॉर्म भरने वक्त कैंडिडेट ने क्या डिटेल भरा क्या नहीं भरा। अभी यहाँ पर और भी चीजें लिखी हुई हैं। एक तो सेल्फ अटेस्टेड जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका स्कैन कॉपी बना करके और उसके बाद अपलोड करना पड़ेगा जब आप अप्लाई करेंगे वेब पोर्टल के थ्रू। चौथे नंबर पॉइंट पर देखिए, विज्ञापित रिक्ति के अनुरूप विभिन्न नियोजन इकाइयों में चयन हेतु अधिमानता क्रम में, मतलब आप उसको मेरिट लिस्ट कह सकते हैं कि क्रम में अभ्यर्थी द्वारा अपना विकल्प दिया जाएगा। उसके आगे लिखा हुआ, विभाग द्वारा अधिसूचना के माध्यम से विकल्प देने की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तो जो पहले क्या होता था कि आप चाहें तो पूरे बिहार भर में सैकड़ों नियोजन इकाई में आप अप्लाई कर सकते थे, पूरे बिहार भर में घूम करके। लेकिन अभी के लिए ये है कि कुछ फिक्स होगा, 10, 15, 20, 25, 30, अब पता नहीं ये लोग कितना रखते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ है कि कोई एक फिक्स नंबर होगा, फिक्स नंबर ऑफ नियोजन इकाई जिसको आप चुन सकते हैं अप्लाई करने के वक्त में। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है चौथे पॉइंट पर। उसके आगे लिखा हुआ, विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों के मेधा अंक का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाएगा। मतलब किस तरह से मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके स्क्रीन पर है। भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को मेधा अंक में 10% का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। अभी यहां पर एक मेन पॉइंट है, मेधा अंक समान होने पर जन्म तिथि से होगा, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। 9वां पॉइंट देखिए, विभिन्न नियोजन इकाई अंतर्गत विज्ञापित संवर्गवार, विषयवार, कोटिवार रिक्ति के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए, इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन पॉइंट यही है 9वां पॉइंट। जो अलग अलग जगह पर आप अप्लाई करेंगे उस आवेदन के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार मेधा क्रम में आरक्षण रोस्टर के अनुसार चयन सूची तैयार की जाएगी। जहां जहां अप्लाई करेंगे वहां पर तैयार की जाएगी। अधिमान्यता क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर, मतलब जिसको आप फर्स्ट पर रखते हैं, दूसरे पर रखते हैं, वही अधिमानता क्रम है। ये बड़ा कोर हिंदी का वर्ड है। अधिमानता क्रम वही है किसकी प्रेफरेंस को आप टॉप पर रखते हैं, किसको आप प्रायोरिटी में टॉप पर रखते हैं, किसको नीचे की तरफ रखते हैं, ये वही वर्ड है। उसके आगे लिखा हुआ, अधिमानता क्रम में दिए गए विकल्प के आधार पर मेधा क्रम किसी भी नियोजन इकाई में चयन होने पर शेष नियोजन इकाई के लिए उस अभ्यर्थी का जो कैंडिडेचर है वो निष्प्रभावी हो जाएगा। मतलब आप अप्लाई करेंगे, वो 10 जगह करना है, 20 जगह करना है, 30 जगह करना है, वो अभी फिक्स होगा, अभी पक्का नहीं है। जब एप्लीकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि आपको कितनी नियोजन इकाइयों को चुनने का मौका दिया जा रहा है। आप उतनी नियोजन इकाइयों को चुन करके अप्लाई कर देंगे, उसमें से किसी एक जगह आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बाकी सभी जगह पर जहां पर आपने अप्लाई किया था वहां पर आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको बाकी आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं। अब इसको पढ़ करके तो ऐसा लग रहा है कैंडिडेट कहीं एक ही जगह सेलेक्ट होगा, और उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो भी, क्योंकि एक कैंडिडेट अगर मल्टीपल जगह पर मेरिट लिस्ट में मौजूद रहा तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जो अब तक होती आ रही थी ऑफलाइन में। तो इसको पढ़ करके ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा ही करके कि एक कर्म होगा जिसकी प्रायोरिटी के हिसाब से आप नियोजन इकाइयों का सिलेक्शन करेंगे और वहां पर जो अवेलेबल वैकेंसी होगी उसी के आधार पर नियोजन इकाई में चयन होने पर शेष नियोजन इकाइयों में कैंडिडेचर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है और जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पढ़ करके तो ऐसा ही लगता है कि एक ही जगह सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट और बाकी जगह पर उसकी कैंडिडेचर को कैंसिल किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी खबर है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वेब पोर्टल से नियोजन इकाईवार, संवर्गवार, विषयवार एवं कोटिवार तैयार थोड़ा कट रहा है वहां पर, तैयार किए गए सूची संबंधित नियोजन इकाई को ऑनलाइन अग्रेषित कर दी जाएगी। मतलब जो सिलेक्ट होता है कैंडिडेट उनकी लिस्ट नियोजन इकाई को भेज दी जाएगी, जिसमें अभ्यर्थी आवेदन पत्र और उसके साथ संलग्न किए गए सभी अंक प्रमाण पत्र होंगे। मतलब जो भी आप अपलोड करेंगे अप्लाई करने के वक्त में वो सब का सब नियोजन इकाई में भेज दिया जाएगा, जो भी कैंडिडेट जहां पर सिलेक्ट होगा। आगे लिखा हुआ है,
नगर निकाय में गठित नियोजन समिति द्वारा पोर्टल से अग्रेसरित सूचना सूची को 15 दिन के अंदर पोर्टल पर ऑनलाइन अनुमोदन किया जाना अनिवार्य होगा। अनुमोदन हेतु नियोजन समिति की बैठक किया जाना आवश्यक होगा। चयन सूची का अनुमोदन नहीं किए जाने की स्थिति में कारण स्पष्ट करते हुए नियोजन इकाई द्वारा बैठक की कार्रवाई ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। बिना उचित कारण के सूची का अनुमोदन नहीं करने की स्थिति में संबंधित नियोजन इकाई के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 2007 के अंतर्गत कानूनी प्रावधान जो भी है उसके अनुसार काम किया जाएगा। सरकार एक्शन लेगी। जो यहाँ पर एक कानून का जिक्र है, नगर पालिका अधिनियम 2007। अगर नियोजन इकाई वाले नहीं काम करते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट उनको सेंड किया जाता है, जो भी लिस्ट उनको फॉरवर्ड किया जाता है उस पर, तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ देखिए, इनको पहले से इस बात की उम्मीद है कि जो नियोजन इकाई वाले हैं गड़बड़ी करेंगे और तभी ये लोग इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। चयन सूची अनुमोदित होने के उपरांत नियोजन इकाई में विद्यालयवार रिक्ति की सूचना प्रशासनिक विभाग के प्राधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा तथा चयनित अभ्यर्थी से विद्यालय का विकल्प लिया जाएगा। अभी आप देखें छठे फेज वाले में जो हो रहा था, सेकेंडरी वाला, उसे मैंने कुछ जगहों का देखा था, तो वहां पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हो रहे थे फाइनली, उन लोगों से 3 ऑप्शन लिया जा रहा था कि आप 3 स्कूल का नाम बताइए जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं। हो सकता है कि सभी नियोजन इकाई में ऐसा नहीं हो रहा हो, लेकिन जिस नियोजन इकाई का मैंने देखा था वहां पर ऐसा ही हो रहा था कि 3 का ऑप्शन दिया जा रहा था कि आप 3 स्कूल का नाम लिखिए जहां पर आप जॉब करना चाहते हैं। हो सकता है ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हो। तो यहाँ पर ये बात कहा गया है कि जो लिस्ट होगी उसका अनुमोदन हो जाएगा, उसके बाद कैंडिडेट से स्कूल का सिलेक्शन का ले लिया जाएगा कि आप कहाँ पर जॉब करना चाहते हैं, और उसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र ऑनलाइन जनरेट कर नियोजन इकाई के सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर कर निर्गत कर दिया जाएगा। मतलब सारा काम जो है वो ऑनलाइन कर दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अंदर आपको विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य। पहले भी ऐसा ही था, और योगदान के समय जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट और तमाम तरह के जो सर्टिफिकेट होते हैं, ये सब तो चलिए बात की चीजें हैं। जो मेन पॉइंट था वो सारा का सारा निकल गया है। जो नियोजन इकाई में जो कमेटी होती है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है और तमाम चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो जो मेन चीजें थी वो ऊपर की तरफ निकल गई। उसमें अभी तक जो कुछ मैंने आपके सामने पढ़ा, बड़ा स्ट्रगल करते हुए मैंने पढ़ा, थोड़ा धुंधला भी था, कुछ हिंदी के कुछ ऐसे वर्ड यूज किए गए थे जो कि कम ही यूज होते हैं, लेकिन जो कुछ पढ़ा और जो कुछ समझा, जो कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसके बेसिस पर तो यही है कि एक कैंडिडेट से जो एप्लीकेशन लिया जाएगा उसमें अपने फील्ड को भरते हुए अपने डॉक्यूमेंट्स के सेल्फ अटेस्टेड कॉपी की सॉफ्ट कॉपी को अपलोड करना है। उसके बाद जितनी जहां भी आप ऑप्ट करेंगे अप्लाई करने वक्त, उनमें से कहीं पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट होगी वो नियोजन इकाइयों को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नियोजन इकाई उसको अप्रूव करेंगी। कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नियोजन इकाई में ही होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। अभी के लिए तो यही सारा प्रोसेस समझ में आता है, लेकिन यही है कि अब इसमें देखना पड़ेगा कि अभी ये लोग कितनी नियोजन इकाई मैक्सिमम सिलेक्ट करने का ऑप्शन देते हैं। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यही सब सारी चीजें हैं जो मेन पॉइंट इसमें से निकल के आती हैं। जो बोनस नंबर है वो आपने देखा कि सिर्फ जो शहीदों की जो विधवा हैं उनको ही 1 to 8 में 10 नंबर का बोनस दिया जा रहा है। बाकी ऑनलाइन का जो तरीका था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से आपको अपलोड करना है। बाकी जब इसका बन करके आएगा सामने ऑनलाइन पोर्टल, तो वो मैं आपको अप्लाई करके भी बता दूंगा। किसी कैंडिडेट का किसी प्राइमरी वाले से कांटेक्ट करके मैं उसकी डिटेल्स को हाइड करके और उसका पूरा जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होगा वो मैं आपको पूरा रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उससे और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। अभी तो सिर्फ लिखा हुआ है, जब करके देखने पर और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन यही है कि ओवरऑल जो कुछ लिखा हुआ है उसके बेसिस पर तो मुझे सही लग रहा है। अगर एक कैंडिडेट एक ही जगह पर सिलेक्ट होता है और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराया जाता है और नियोजन इकाइयों के खिलाफ अगर गड़बड़ी होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही गई है, तो ओवरऑल ये है कि काफी हद तक ठीक ठाक है, काफी हद तक ये सेटिस्फैक्टरी है जो सर्विस रूल आया है। तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है। अभी तो 9 to 12 वाला उसमें क्या आता है, उसमें 40 ही रहता है या उसमें कुछ बदल करके आता है, ये तो अब आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो कुछ था अभी के लिए वो मैंने आपके सामने रखा। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे कोई भी अपडेट आता है 7वें फेज से संबंधित तो मैं आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।